किताब में बहुत विस्तार से कारकों का वर्णन है। हम बृहस्पति से शुरू करते हैं। लाल किताब की जो एक सीक्वेंस है वो भी मैं अपने व्यूज के साथ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ भी। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये एक सीक्वेंस है जनरल तौर पर हम जो लेते हैं। पंचोतरी में जो राशि की जो है वो है केतु से शुरू होकर नक्षत्र से पहले से केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। मगर जो लाल किताब में सीक्वेंस है ग्रहों की वो है बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले कारकों में बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति जो है ये हमारे रिलेटिव्स में पिता का कारक है, पिता का कारक है, दादा का कारक है, हमारे बुजुर्गों का कारक है। और हमारी बॉडी में जो बृहस्पति है, जो हम सांस लेते हैं, ये इसका कारक है, हवा का कारक है। बृहस्पति लाल किताब में सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट किस्मत का माना जाता है वो बृहस्पति ही माना जाता है। जुपिटर सबसे स्ट्रॉन्ग इसी को माना जाता है, जुपिटर को। और जुपिटर जिसकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी भी एक ये है सीक्वेंस है कि आप एक ही ग्रह को देख के एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है। पहले हम कारकों की बात कर लेते हैं, बाद में आता उसमें। तो बृहस्पति से हम इस प्रकार सांस, बृहस्पति से आपकी किस्मत, बृहस्पति से पिता, दादा और बुजुर्ग, बृहस्पति पीपल का पेड़, धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, वटेवर, कोई भी धर्म स्थान है वो बृहस्पति के अंडर आता है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य। सूर्य का जो संबंध है हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म का कारक है, बॉडी का कारक है मेनली तौर पर, और राज दरबार का कारक है, और रिजक का कारक है। रिजक कामकाज। वैसे तो बुध शुक्र है, मगर सूर्य जो है वो एक जनरल तौर पे रिजक का भी कारक है। यानी कि आपने बुजुर्गों को अमूमन कहते हो सुना होगा कि जो इंसान जल्दी उठता है सूर्य उदय से पहले, उसका रिजक कभी बंद नहीं होता है। अच्छा। सूर्य देव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। क्योंकि नेचुरली बात है, जो बंदा जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एडवाइस। तो जो सूर्य की उपासना करेगा, सूर्य के अकॉर्डिंग अपने आप को रखेगा, उसका रिजक कभी बंद नहीं होता और जमाने में उसकी तरक्की होती रहती है। वो जब हम अलग अलग ग्रह के बारे में बात करेंगे तो उसमें उसके बाद बात करते हैं हम चंद्र की। चंद्र हमारी बॉडी में जो है वो सबसे पहले मानसिक तौर पे तो हमारी माइंड का कारक है चंद्र का। उसके बाद जो चंद्र का मेनली संबंध है ये हमारी पढ़ाई लिखाई से है। अच्छा, मून यहाँ पे जो है एजुकेशन का कारक है लाल किताब में जी। और जो हम लिखाई लिखते हैं, जो हमारी लिखावट है, ये भी चंद्र से ही देखी जाती है। अच्छा। चंद्र के अनुसार जैसा कुंडली में चंद्र होता है वैसी ही लिखावट होती है और वैसी ही पढ़ाई लिखाई उस इंसान के काम आती है। यदि चंद्र पीड़ित अवस्था में है तो उसकी पढ़ाई लिखाई उसके काम नहीं आए। अच्छा जी। तो यदि वो पीड़ित अवस्था में नहीं है तो उसकी पढ़ाई लिखाई अमूमन उसके काम आती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ पर्सन्स को जो कि बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन डिग्रीज ले लेते हैं, मगर उसके बावजूद उनकी जो पढ़ाई है वो उनके काम नहीं आती है। ये कॉन्सेप्ट लाल किताब में बहुत क्लियर है कि कैसे उसको एजुकेशन उसके काम आनी है या नहीं आनी। यदि समय रहते इंसान अपनी कुंडली देख ले, दिखा ले लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो उसे मालूम हो जाता है कि मैं ये स्टडी करने जा रहा हूँ, ये एजुकेशन लेने जा रहा हूँ, क्या मेरे काम आए या नहीं आए। तो ये इस चीज़ से बड़ा क्लियर होता है। उसके बाद मंगल, और मंगल है भाइयों का कारक। भाइयों का कारक। भाइयों का कारक है। बड़े भाई, छोटे भाई या सारे भाई। सारे भाई। हाँ जी। वो खानों के हिसाब से है, किसमें छोटे भाई का है, किसमें बड़े भाई का है। तो मंगल 2 है, जैसे जिसकी कुंडली मंगल 2 हो, वो चाहे खुद छोटा भाई हो, भाइयों में सबसे छोटा हो, मगर उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे पूरी करनी पड़ती है जैसे वो खुद बड़ा भाई हो। अच्छा। इसी प्रकार मंगल से साला, ब्रदर इन लॉ,
वो भी देखा जाता है। ससुर जो है वो राहु से है, मगर जो ब्रदर इन लॉ है, जो साला है, वो मंगल से है। मित्र, यार दोस्त और हमारी शरीर में मंगल जो है ब्लड का कारक भी है, उनका हमारे पट्टों का कारक है मंगल, बॉडी में मसल्स। उसके बाद जो आता है अपना शुक्र। शुक्र हमारे जो स्किन है, जो चेहरे की आभा है, उसका कारक है। शुक्र से पत्नी, वैसे जनरल तौर पे वो पत्नी का कारक है, और शुक्र जो है रिजक का भी कारक है, कामकाज या धन का। धन का, क्योंकि रिजक जो लाल किताब में बोला गया है, रिजक की चक्की, चक्की जो आप समझते हैं ना पुराने जमाने में, आटा पीसने की जो चक्की होती थी, तो एक उसके दो गुण होते थे, दो पार्ट होते थे, एक बुध और एक शुक्र। बुध और शुक्र दोनों जब मिलते हैं तो सूर्य बनता है, मसनूई सूर्य, जिसे लाल किताब में कहते हैं कि दो ग्रह मिलके तीसरा ग्रह बनता है, वो बुध शुक्र मिलके तीसरा ग्रह सूर्य बनता है। तो इस प्रकार सूर्य, बुध और शुक्र का रिजक से परफेक्टली संबंध है। जब भी ये तीनों ग्रह किसी न किसी रूप में पीड़ित होंगे तो कामकाज में दिक्कत आती है। उसके अलावा शुक्र जो है लक्ष्मी का तो कारक है ही, धन का, पत्नी का भी है, और शुक्र गाय का कारक है, और घर में कच्ची जगह का कारक है। कच्चा स्थान पहले समय में, आज की बात तो खैर अब तो सब जगह फ्लैट और मकान पक्के हो गए, पहले लोगों के घरों में कच्चा जो स्थान होता था वो जरूर होता था, रखते थे लोग। बात हमारे भारत में ही पहले तकरीबन आजादी से पहले हर घर में पशु लोग रखते थे, खुली जगह हुआ करती थी, कच्ची जगह हुआ करती थी, चक्की घर में चला करती थी, और लोग खेती बाड़ी करते थे, सब मिल बांट के रहते थे, कोई मन में द्वेष नहीं होता था इतना। उस सब्जेक्ट पे भी हम आएंगे कि वो क्या कारण है कि वो आज इतना डिफरेंट हो गया। शुक्र के बाद बुध की बारी। बुध जो है ये भी कारक है अपना, हमारी बॉडी में जो है दांतों का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है, और हमारे दांतों का कारक है, और हमारी नर्व्स जो है, नाड़ियाँ, इनका कारक, नर्वस सिस्टम, ये इसका कारक बुध ही है लाल किताब में। और बुध का जो सबसे ज्यादा संबंध है मतलब वो है रिजक से, बिजनेस से, बहन से, बेटी से, बुआ से, इन सब से बुध का संबंध है। बुध को लाल किताब में बहुत तरजीह दी गई है, विशेषकर क्योंकि सबसे अच्छा ग्रह इसमें किस्मत का जो माना गया है वो बृहस्पति को माना गया है, और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो बुध है लाल किताब में, मरकरी। आपने मरकरी अल्फाज यूज किया, मरकरी से याद आया, अब जुपिटर क्या है? सोना है, मरकरी पारा। तो जब दोनों मिलेंगे तो पारा सोने को खा जाएगा, सोना खत्म। तो इसी प्रकार जब बुध का अटैक बृहस्पति पे होता है तो बृहस्पति जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका फल खत्म हो जाता है। तो उसमें जो है बुध का उपाय करने की गुंजाइश होती है। यदि उस कंडीशन में बुध का उपाय किया जाता है तो वो बृहस्पति को रिलीफ देता है, इंसान का जीवन जो होता है इजी हो जाता है इसी प्रकार ये उपाय करने से। फिर बात करते हैं शनि की। शनि जो है ये हमारी बॉडी में जो हमारे बाल हैं बॉडी के, उनका कारक है, हमारी नज़र का भी कारक है शनि, और शनि मकान का कारक है, शनि चाचा का कारक है, शनि तेल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों का कारक है, भैंस का कारक है शनि, शराब का कारक है शनि। अच्छा, शराब का कारक कई लोग राहु को मानते हैं, इसमें जो लाल किताब में शनि है जी। और जो पशु की डेड स्किन है, यानी मरा हुआ जो जानवर है, वो भी शनि। हाँ, वो भी मैलेफिक शनि है, मैलेफिक शनि है। तो इसी प्रकार जो राहु है वो ससुराल का कारक है, और हमारे जो दिमाग में अचानक से कोई विचार आता है, एकदम से क्लिक,
जो करता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो राहु के अंदर ही आता है। आइंस्टाइन को एकदम से विचार आया, सेब पेड़ से गिरा, एकदम न्यूटन को, तो वो एकदम से जो दिमाग में विचार आता है वो राहु का है। हाँ जी। और जो घर में मकान में टॉयलेट है वो राहु की है, गड़की है वो राहु की है, गंदगी राहु की है। उसके बाद आता है केतु। केतु हमारे शरीर में पांवों का कारक है, पैर उनका कारक केतु है। रीढ़ की हड्डी जो है वो केतु की है, और जो उत्तर संतान है वो भी केतु की है। इसके अलावा केतु का जो मेनली संबंध है, इंसान कितनी हाइट तक लाइफ में जाएगा, केतु ही बताता है। तो ये 9 के 9 ग्रहों के जो कारक हैं गौतम जी, इनका प्रयोग जो होता है ये फलित में भी होता है और रेमेडीज में भी। इनका रेमेडीज में यूज कैसे करेंगे? जैसे कारक हो गया, रेमेडीज में इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शनि की एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे किसी का शनि 10th हाउस में है, 10वें घर में शनि है, किसी की राशि का हो गया तो लाल किताब में भाव देखते हैं, तो 10वें घर में जो शनि होगा तो उस इंसान के चेहरे पे, आदमी की बात कर रहा हूँ, मेल पर्सन की, यदि उसके दाढ़ी मूंछ संगनी हो यानी घनी हो, उतनी उसके पास दौलत हो। अच्छा। यदि शनि 10वें के बावजूद उसके बाल कम हुए तो उसकी प्रॉस्पेरिटी उतनी कम होगी, ये निशानी है। तो लाल किताब में इस प्रकार से हम कारकों का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन हमारे पास आता है, शनि 10 है, बाल उसके बेशक चेहरे पे घने हैं मगर वो क्लीन शेव है, तो यदि उसको काम काज की तंगी है तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई आप दाढ़ी रख लो, कुछ रख लो, आपका काम जो है बहुत चलेगा, आपकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीजें जो कारक होते हैं, इस तरह से ये उपाय के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अब शनि 8 की बात कर लीजिए, शनि 8 पे कितने उसके बाल होंगे तो बात करते हैं शनि 8 के बारे में। तो शनि 8 जिस इंसान के शनि 8वें में होगा, यदि उसकी छाती पर बहुत ज्यादा बाल होंगे तो वो अपनी उम्र भर गुलामी में गुजार देगा, यानी कि वो किसी न किसी के नीचे रह के काम करेगा, वो कभी भी अपना वेंचर नहीं कर सकता है जिसका शनि 8 में होगा। तो ऐसे इंसान को यदि हम कोई कुंडली देखते हैं, उसके शनि 8 है, तो ये सिम्टम्स उससे पूछे जाते हैं, जो भी वो प्रॉब्लम लेके आया है। यदि वो प्रॉब्लम इस चीज़ से संबंधित है, कामकाज से संबंधित है, उसकी तरक्की से संबंधित है, तो डेफिनेटली सबसे पहले नेचुरली यही सवाल बनेगा कि छाती पर बाल ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा का मतलब एक्सेस में है, तो वहाँ पर जो चीज़ है वो एक्टिवेट करेगी उस प्लेनेट शनि को। तो यहाँ पर उस इंसान को हिदायत दी जाती है, उसके लिए फिर रेमेडीज है। अब देखिए, ये तो परमात्मा ने उसका लिख दिया, शनि 8 है और छाती पर बाल ज़्यादा है, तो उसकी डेस्टिनी फिक्स है। डेस्टिनी तो हर इंसान की फिक्स होती है। अब यहाँ लाल किताब हमारी हेल्प कैसे करती है कि कम से कम जो इंसान कष्ट में है थोड़ा स्मूथ हो जाए। अब ये तो है नहीं कि उसकी गुलामी हम गुलामी से आज़ाद कर देंगे, मगर कम से कम जिस वर्क में भी है, जिस प्रोफेशन में भी है, जिस काम में भी है, वो काम उसका आरामदायक हो जाए। इसके लिए यदि वो अपने पास एक चांदी का टुकड़ा, चौरस टुकड़ा अपने पास रखे और दूध डाल के पानी में स्नान करे और साथ ही शराबखोरी से यानी शराब से परहेज रखे सख्त, तो शनि उसको इतना मंदा असर नहीं देगा। चांदी का टुकड़ा किस लिए? चंद्रमा के लिए? चंद्र के लिए। चंद्र जो चौरस शेप होती है वो मंगल की है, स्क्वायर मंगल जी। तो वो अपने पास रखने से शनि का मंदा असर कम हो जाता है, मगर इसी के साथ साथ उसका परहेज उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। परहेज यही कि उसको शराब की आदत नहीं होनी चाहिए, शराब उसके लिए जहर है। यदि वो शराब पिएगा तो ये उपाय काम नहीं करेगा, ये सबसे पहली बात है। जो लाल किताब में है, जो उपाय जो हम लोग करते हैं या फिर जो एस्ट्रोलॉजर लाल किताब में उपाय रेकमेंड करते हैं, उपाय का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता है क्या? उपाय काम कैसे करता है बैकग्राउंड में? मान लीजिए किसी ग्रह के लिए या किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए किसी को कोई उपाय बताया गया,
अगर वो व्यक्ति या वो महिला उस उपाय को करती है तो उसको बेनिफिट कैसे मिलता है, बेनिफिट के साथ साथ अगर मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, मगर एक्चुअली उपाय का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, उपाय काम कैसे कर रहा है बैकग्राउंड में। जी, इसके लिए गौतम जी आपको पहले थोड़ा इसका ग्राउंड बताता हूँ। हम कोई भी काम करते हैं लगातार, वो हमारी आदत हो जाती है। जैसे कोई इंसान शराब पीता है, डेली पीता है, ये उसकी आदत है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका जो शनि है वो एक्टिवेट हो चुका है मैलेफिक रूप से। अब वो उसकी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि वो शनि उसको कितना नुकसान दे रहा है। आदत है ना उसकी रोज शराब पीना। कोई व्यक्ति है उसकी आदत है रोज धर्म ध्यान करना, रोज दान करना, ये आदत है उसकी। बृहस्पति 10 वाले में बहुत होती है, लोगों का भला करना। रूटीन में है, करता जा रहा है। जब हम कोई भी काम कॉन्टिन्यूस करते हैं वो हमारे ग्रह विशेष का प्रभाव हमारे पर शो करता है। जो धार्मिक होगा हम सीधा कह सकते हैं कि उस पर बृहस्पति का प्रभाव है, कह सकते हैं। ये बात तो आप मानते हो कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है, रिलीजियस माइंडेड है, लोगों का भला करता है, हम कह सकते हैं यार बृहस्पति का प्रभाव है। कोई व्यक्ति बहुत चालाक है, हम कहेंगे यार इस पर शनि का प्रभाव है। कोई बहुत धूर्त है, पखंडी है, हम कहेंगे यार राहु का प्रभाव है। कोई बहुत बतूनी है, बहुत बातें करता है, हम कहेंगे बुध का प्रभाव है। बहुत अग्रेसिव है, रौब वाला है, हर वक्त कमांड करेगा हर एक पे, मंगल का प्रभाव है। बहुत चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, चंद्र है। तो जब हम कोई भी काम किसी इंसान विशेष को करने के लिए कहते हैं, उसको कॉन्टिन्यूस उस प्रोसेस को करने के लिए कहते हैं, तो वो उसकी एक क्रिया होती है। वो उसकी एक क्रिया होती है। मिसाल के तौर पे यदि हम किसी को कहते हैं कि आपने मीठा बांटना है, मीठा मिसाल दे रहा हूँ, मीठा जो होता है किस प्लैनेट मंगल का है, मार्स के लिए मंगल का है। मतलब मीठा कुछ भी, गुड़ या शक्कर, चीनी, कुछ भी एनीथिंग स्वीट दैट बिलोंग्स टू मंगल। जी, तो वो मंगल से है संबंधित। अब यदि वो कॉन्टिन्यूस मीठा बांटेगा 43 दिन लगातार, 43 दिन लगातार मीठा बांटने से उसका मंगल जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा कुंडली में जहां भी बैठा होगा। अच्छा, क्योंकि उसके स्वभाव में आ गया ना। 40 दिन का मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। इसमें 28 नक्षत्र, 12 राशियां, कुल जोड़ हुआ 40। और इसमें जो 3 दिन ऊपर लिए गए हैं ये रियायत के लिए गए, रियायत जिसे ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस पीरियड। तो ये 43 दिन का लॉजिक ये है। इन 43 दिन में हम जब कोई भी चीज करते हैं वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पितर इन के समय यही चीज 43 सप्ताह चली जाती है, और आम उपाय के लिए ये 43 वीक है। कुछ उपाय 1 दिन के भी होते हैं जो कुंडली पर डिपेंड करता है। तो हम जब कोई विशेष क्रिया करेंगे, जैसे कि किसी ने मकान बना लिया, तो उसका शनि एक्टिवेट हो गया। उसने उपाय नहीं किया, पर उसने एक काम ऐसा किया, उसने मकान बना लिया और शनि एक्टिवेट हो गया। तो अपने आप वो ग्रह जैसा भी होगा, अच्छा या बुरा, अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार जब हम किसी को खास हिदायत देते हैं कि वो खास तरह की क्रिया करे, तो वो एक खास ग्रह, एक खास कॉम्बिनेशन को वो एक्टिवेट करना होता है। अच्छा, आप लगातार कोई भी कार्य 43 दिन कीजिए, आप पर उस ग्रह का असर आएगा ही आएगा। वो जैसा भी आपकी कुंडली के मुताबिक होगा वो आप पर प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो जैसे कई बार मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को देखा और सुना है कि वो कहते हैं कि जैसे कुछ रेमेडी में सजेस्ट करते हैं कि फलानी पर्टिकुलर चीज को आप मंदिर में रख दीजिए, या पानी में बहा दीजिए, या इधर रख दीजिए, या जमीन में गाड़ दीजिए। इसका मतलब, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? लाल किताब में जैसे हाउस एक्टिवेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि फलाने घर को एक्टिवेट करना और फलाने प्लैनेट को एक्टिवेट करना। अभी आपने इसे प्लैनेट को एक्टिवेट करने का बताया, ऐसे किसी पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट करना हो तो उसका मतलब प्रोसीजर क्या होता है लाल किताब में? देखिए, लाल किताब के अनुसार जब भी हम किसी विशेष उपाय करते हैं तो किसी खास ग्रह और किसी खास खाने को एक्टिवेट करते हैं। खाने का मतलब हाउस हो गया, हाउस को, किसी खास हाउस को एक्टिवेट करते हैं। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है सोए हुए ग्रह या सोए हुए बाप। सोए हुए ग्रह का मतलब ये हो गया कि उस ग्रह की दृष्टि में कोई और ग्रह नहीं, वो ग्रह सोया हुआ है।
जैसे किसी की कुंडली में बृहस्पति 4 है, लाल किताब के मुताबिक तो उच्च का हो गया, मगर सामने उसके जहां बृहस्पति की दृष्टि जानी है 10th हाउस में, वो भाव यदि खाली है तो बृहस्पति सोया हुआ माना जाएगा। अच्छा, डॉर्मेंट। वो बृहस्पति जो है वो सोया हुआ माना जाएगा, उसका प्रभाव नहीं होगा चाहे कुंडली में उच्च का बैठा है। तो वहां पर उस ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए, उस बृहस्पति की पावर का फायदा लेने के लिए हमें 10th हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक 10th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा, जो 4th हाउस में जुपिटर बैठा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस 10th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, अपने माता पिता से मिलते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अपने माता पिता से, यानी 10th हाउस जो हो गया माता पिता से संबंधित है, पिता से संबंधित है, यानी उनके साथ ज्वाइंट में रहे, अकेला ना रहे। शादी हो गई, ये ना हुआ कि बृहस्पति 4 हो और पिता से अलग हो जाए, 10वां घर खाली हो, उसी समय डाउन आ जाएगा जिंदगी में। कैसा भी पीरियड हो वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए ये हिदायत है कि वो अपने माता पिता के साथ मिलके रहे। और दूसरा, अपनी छाती नंगी ना करे, अपना जिस्म ना किसी को दिखाए, अपना गला पूरा कवर्ड रखे। अब आप ये पूछेंगे कि इसका क्या कारण है कि छाती का संबंध जो हुआ ये बृहस्पति 4 से कैसे हुआ। बेसिकली क्या है कि जो ये पार्ट है हमारा चेस्ट का, ये खाना नंबर 4 है, 4th हाउस है। जो पसलियां हैं ये खाना नंबर 10 है, जो पसलियां हैं हमारी। तो ये कहीं ना कहीं उसको ढक के रख के, और नीचे जो बनैन है उस पे वो लाल रंग का कोई भी फूल वगैरह, कोई पुट्टी वगैरह बना के अपनी बनियान पे रखे, तो उसका बृहस्पति 4 बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ और भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि उसको फॉलो करनी होती हैं। गौतम जी, यदि इंसान अपने ग्रहों के उल्ट भी कई बार देखा है कि काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे बृहस्पति 4 है, जन्म से तो उच्च का बैठा है, मगर वो किसी ब्राह्मण का, पिता का अपमान करना शुरू कर दे, तो बृहस्पति 4 जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उल्टा उसने खुद ब खुद मंदा कर लिया जी। जैसे कि मैं भी हाउस एक्टिवेशन की बात कर रहा था, जैसे पानी में बहाना। हाँ, पानी में बहाने से, पानी में जो चीज बहाई जाती है वो हमें चंद्र की हेल्प ली जाती है, मून की हेल्प ली जाती है। खाना नंबर 4 जो है वो चंद्र का है। ठीक। जो चीज धर्म स्थान में दी जाती है वहां पर बृहस्पति की हेल्प ली जाती है, खाना नंबर 2 से। खाना नंबर 2 मतलब रिलीजियस प्लेस। अच्छा। तो इन सब चीज़ों की जो है वो हेल्प लेके हम किसी खाने विशेष को एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे किसी की कुंडली में 10th हाउस में आपस में शत्रु ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए बैठे हैं सूर्य और राहु, चंद्र केतु 10th हाउस में बैठे हैं, तो वहां पर वो टेवा जो होगा वो अंधे ग्रहों का हो जाएगा, उसे अंधा टेवा बोलते हैं। तो उस इंसान को कोई फायदा नहीं होगा जिंदगी में, वो ऐसे घूमेगा जैसे कोई अंधा व्यक्ति घूमता है, अपना रास्ता घूमता है, तो जिंदगी उसकी वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर इस जहर को खत्म करने के लिए 10 अंधों को खाना खिलाने की हिदायत है। और कई जगह ये लिखा हुआ है कि जैसे कि फलाने रेमेडी के लिए मतलब कि 6th हाउस में कुछ चीज दबा दें या फिर जमीन में कुछ दबा दें, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? जो भी ये कॉन्सेप्ट आता है किसी खास ग्रहों के लिए है, इसकी एक गौतम जी विशेष ग्रामर है। ये खाना नंबर 5 और 10 का विशेष संबंध होता है, वहाँ पर हिदायत दी हुई है। ये एक टेक्निकल है, ये आम जो है एक्सप्लेन करूँगा तो शायद समझ नहीं पाएंगे, वो इसका टेक्निकल है, फिर भी मैं मोटा सा समझा देता हूँ। जो चीज़ जैसे शनि खाना नंबर 5 में बैठा और जो खाना नंबर 10 में ग्रह बैठा है, उसके अकॉर्डिंग शनि को जो है अपना फल देगा। वो शनि 5 में जो है ये बच्चे खाने वाला सांप है, यानी कि उसकी औलाद पर हमला करने वाला बोला है। ये किस कंडीशन में बोला है? यदि वो इंसान अपनी संतान होने से पहले मकान बना ले तो शनि जो होगा आगे उसकी संतान होने में रुकावट पैदा करेगा। तो वहां पर उस योग को नलीफाई करने के लिए, उस योग को काटने के लिए उसके कुछ उपाय हैं। चाहे वो जद्दी घर के पश्चिम दिशा में उन चीज़ों को जलाए शनि के शत्रु ग्रहों की, चाहे वो खाना नंबर 6 में रखे, खाना नंबर 6 यानी दबाए उजाड़ में, वीराने में, बाहर। तो ये उस स्थिति को देख के होता है कि वो हमने वो ग्रह कहाँ पर एक्टिवेट करना है।
कई बार हमें उपाय जो होते हैं वो गलत भी रिजल्ट दे देते हैं। कई बार कुछ अनजान पर्सन हैं जो एकदम से उपाय कर देते हैं। जैसे राहु आठ है, वहाँ पर उपाय है सिक्के जो हैं वो दरिया में बहाए जाए। उस समय यदि खंड नंबर 4 में सूर्य या चंद्र हुआ और यदि उसने राहु का उपाय कर दिया तो वो ग्रह टकरा जाएंगे और उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उपाय भी बड़े सोच समझ के करने चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि लाल किताब के कौन से ऐसे जेनेरिक रेमेडीज हैं जो आमतौर पर सारे लोग कर सकते हैं जिससे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके, या फिर कुछ ऐसे रेमेडीज होंगे जो कि सार्वजनिक होंगे जिनको हर किसी को कर लेना चाहिए या फिर कर सकते हो? जी, लाल किताब में देखिए वैसे जनरल तो बहुत सारी रेमेडीज हैं मतलब जी, पर फिर भी कुछ एक रेमेडीज ऐसी हैं जो कि हर इंसान जिसे फॉलो करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बता चुका हूँ कि लाल किताब में जो मैक्सिमम रेमेडीज हैं वो हमारे ट्रेडिशन से ही जुड़ी हुई है। ट्रेडिशन से? जी, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई, हमारे जो परंपरा में जो रीति रिवाज है वो कहीं ना कहीं उनमें जो है वो उपाय ऑटोमेटिक हो जाते थे, खुद ब खुद हो जाते थे वो उपाय। तो अभी जैसे एक एक ग्रह का मैं अभी आपको बताता हूँ, तो कैसे जनरल रेमेडीज करके हम अपना जीवन जो है उसे सुखमय बना सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि वो पहले हमारे रीति रिवाज होते थे। तो बृहस्पति से शुरू करते हैं। तो बृहस्पति को शुभ रखने के लिए इंसान को अपने कुंडली के बृहस्पति का शुभ फल मिले, जो जनरल तौर पे रेमेडी है, अपने पिता का, बुजुर्गों का मान सम्मान करें, ब्राह्मण का, साधु का, पुरोहित, जो कुल पुरोहित हो, कुल गुरु हो, उनका आशीर्वाद लें, उनकी कभी भी अनदेखी मत करें। जुपिटर मतलब एल्डर्स हो गए सारे? जी, एल्डर्स हो गए। परिवार में जब भी कोई शुभ घटना हो, शुभ कार्य करना हो, जैसे शादी, कोई नया जीव घर में आए, कोई बच्चा पैदा हो, तो सबसे पहले अपने कुल गुरु या कुल पुरोहित के पास जाकर उनका आशीर्वाद लें। मकान जब भी आप कोई भी खुशी मनाएं, सबसे पहले उनको याद करें, तो ऑटोमेटिक जो है आपको ब्लेसिंग जो है वो बृहस्पति की मिल जाएगी, जुपिटर की मिल जाएगी। आज के समय में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने कुल पुरोहित को, कुल गुरु को भूल चुके हैं। काफ़ी लोग आते हैं तो जिनकी कुंडली में पितर दोष होता है उन्हें अपना मालूम नहीं होता है। बहुत कम लोग रह गए अब जिन्हें मालूम है। ये नहीं कहता कि सभी को मालूम नहीं, मतलब 20-25% लोग रहते होंगे जिनको मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। तो कोशिश कीजिए कि अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित, अपने बुजुर्गवार, पिता, दादा, इन सब की रिस्पेक्ट कीजिए। घर के आसपास यदि कोई पीपल का पेड़ हो, कोई मंदिर हो, देवालय हो, उसका रख रखाव करें। यदि कोई पास ही पीपल का पेड़ है तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ये कोशिश करें कि यदि कोई फैला रहा है तो उसको रोकें, बल्कि उसकी सफाई का भी ख्याल रखें। नहीं तो चाहे आपके घर के यदि पास में पीपल का पेड़ है, आप चाहे उसमें गंदगी नहीं डालते, कोई दूसरा डाल जाता है, और यदि उस पेड़ की छाया आपके मकान पे आती है तो वो आपको भी नेगेटिव असर देगी। तो इसलिए ये उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो उस स्थान को साफ सुथरा रखे। इस प्रकार से हम अपने बृहस्पति ग्रह को जो है वो शुभ रख सकते हैं। दूसरी बात, कोशिश करें कि जो सोना है, सोना उससे जरूर थोड़ा बहुत अपने घर में शुद्ध जो होता है वो जरूर रखें। सोना, यदि सोना नहीं ले सकते तो केसर हमेशा अपने घर में स्थापित करके रखें। इससे जो बृहस्पति है आपका कायम माना जाएगा, इससे आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। फिर बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का जो संबंध है ये हमारे जिस्म से है और हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, इनसे है, सरकार से है। तो जिन लोगों को अपना सूर्य अच्छा रखना है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सूर्य की तरह अपने स्वभाव को लेके आए। जिस तरह का इंसान का स्वभाव होता है उसमें उस ग्रह की पावर होती है, मेनली वो ग्रह उसको रूल करता है। अब सूर्य की क्वालिटी क्या है कि वो कभी भी, कितनी भी मुश्किल आए, वो कभी भी रुकेगा नहीं। चाहे कितने भी बादल आ जाए, वो अपनी रफ्तार से चल रहा है। उसने अपने टाइम से सूर्य उदय होना है, अपने टाइम से अस्त होना है, वो अपनी रफ्तार पे लगा है। जितनी चोटें खाएगा उतना ही आगे बढ़ेगा। यानी
जो इंसान अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखता है, दुख तकलीफ आने पर हिम्मत नहीं हारता, ये सूर्य कुछ की निशानी है। पिता से उम्मीद नहीं रखेगा मगर अपनी संतान के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। सूर्य बुरे की सबसे बड़ी निशानी जो होती है, सूर्य बुरा होने लगे तो उसका जो बॉडी पे असर आएगा, उसके मुंह से हर समय थूक आता रहेगा, मैक्सिमम थूक आएगा। जब से थूकने की बार बार थूकने की आदत पड़ जाएगी, तो ये नीच सूर्य की, मैलेफिक सूर्य की निशानी है ये। तो इसके लिए उसे अपने बुजुर्गों के जो संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जिससे कि सरकार के साथ कोई गड़बड़ हो। जैसे कुछ लोग कोई धोखाधड़ी करते हैं, कोई टैक्स चोरी करते हैं, कोई बिजली चोरी करते हैं, या जिनके पेट्रोल पंप वगैरह हैं वो माप तोल में कमी करते हैं, ये सूर्य को मंदा करता है। तो इस चीज़ को यदि ये सिम्टम है, यदि ये आ रहे हैं, यदि बार बार मुंह से थूक आता है, सरकार से बार बार गड़बड़ हो रही है, यानी रिश्ते सरकार से नहीं सुधर रहे हैं, बिना मतलब से कोई एलिगेशन आता है, तो इसका बहुत ही बढ़िया उपाय है एक लाल किताब में। जब भी आप किसी काम पर जाएं, सबसे पहले कुछ मीठा खाएं और ऊपर से पानी के चंद बूंद पीकर फिर काम पे जाएं। तो इससे जो सूर्य है वो शुभ हो जाएगा। शुभ हो जाएगा जी। फिर बात करते हैं चंद्र की। चंद्र ग्रह जो है, इसका सीधा संबंध जो है हमारी माता से है और माता समान स्त्रियों से है। बूढ़ी माता और माता समान जो स्त्रियां, ये सब चंद्र के अंतर्गत आती हैं। और चंद्र के शुभ रखने का जो तरीका है, अपनी माता का सम्मान करें, किसी का मन ना दुखाए, नदी नाला कोई कुआं घर के पास हो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ऐसा होता है कि कई बार कुछ लोग पंडित एस्ट्रोलॉजर जो है लोगों को उपाय बताते हैं कि कोई फलां सामान आप जलवा करें, तो वो लोग क्या करते हैं, जो लिफाफा होता है वैसी प्लास्टिक की पन्नी वगैरह एज इट इज ही दरिया में डाल देते हैं। तो इस उपाय से उनका ग्रह तो अच्छा नहीं होगा, बुरा जरूर हो जाएगा। तो इससे उनका नेगेटिव असर क्या आएगा, लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, जिसे हम कैश बोलते हैं। जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा तो सबसे पहले इंसान को कैश की कमी रहेगी, हमेशा कैश की कमी। तो चंद्र का सबसे बढ़िया जो उपाय है, हमेशा अपनी माता की और माता समान स्त्रियों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद। तो ये चंद्र ठीक करने का सबसे बेस्ट रेमेडी है। तो अब तक देखा गौतम जी आपने, ये हमारे सबसे पहले संस्कार होते थे, तो ऑटोमेटिक हमारे ग्रह जो होते थे अच्छे होते थे। अब कोई किसी को इन चीज़ों को लोग दूर होते जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, कि हम किसी का पैर नहीं छुएंगे, पाँव छुएंगे तो बड़ी मुश्किल से घुटने तक जाएंगे, तो दिल से नहीं किसी को विश करेंगे, तो ईगो आ गई, हम ऐसे क्यों निकले, ये कौन है। पहले लोग ऐसे नहीं होते थे। यदि किसी को मालूम होता था कि ये हमारे एरिया के, हमारे मोहल्ले के ही, हमारे शहर की ये जानने वाले हैं, तो लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। मगर आज के समय में तो पड़ोसी को नहीं जानते। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि हमारे ग्रहों को नेगेटिव कर रही हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह जो है ये हमारे भाइयों का कारक है, यार दोस्तों का कारक है। जिसका मंगल कुंडली में स्ट्रांग होगा उसकी मित्र मंडली बड़ी स्ट्रांग होगी, उसकी भाइयों से बड़ी अच्छी बनेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा उसे। और सबसे बड़ी बात जो मंगल ने की है, उसकी आवाज जो होगी वो बुलंद होगी। जिन लोगों के मन में खोट होता है, जो दूसरे से मन में जेलसी की भावना रखते हैं, उनका मंगल बद हो जाता है, जिसे कि मंगल नेगेटिव बोलते हैं, मंगल बैड बोलते हैं, खुद ब खुद ही हो जाएगा। मंगल बैड होने से उन पर मंगल बुरे के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम मंगल के बुरे के सबसे पहले क्या आएंगे, मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। जिस समय इंसान को जरूरत होगी उस समय उनका कॉपरेट से सहयोग जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसको ठीक करने का सबसे बेस्ट रेमेडी जो है मंगल को नेक करने की, सूर्य को तांबे के लोटे में कुछ मीठा डाल के, गुड़, चीनी, शक्कर वगैरह डाल के जल दें। जब ये कार्य होगा और मीठा बांटे, तो मंगल जो है, और स्पेशली जब भी कोई घर में कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान, कोई भी घर में आए,
तो बिना पानी चाय के नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में मेहमान आ गया, माथा से बोल लेंगे ये क्यों आ गया। ऐसी दुर्भावना उसकी मुराद भी वैसी ही ले आएगी और नेचर उससे जो है अपना हाथ खींच लेगी। उसकी स्थिति वास्तविक तौर पर वैसी ही कर देगी कि वो वाकई इस काबिल न रहे कि किसी की हेल्प कर सके। तो मंगल ठीक करने की सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप जो मित्र यार दोस्त रिश्तेदारी सबसे अच्छे संबंध बना के रखें। किसी के लिए भी जैसी का भाव ना रखें। बुध की बात करते हैं। बुध जो है ये हमारी बहन, बुआ, बेटी इन सब का कारक है, हमारे व्यापार का कारक है। जिस समय बुध मंदा होता है सबसे पहली निशानी आएगी इंसान की सूंघने की शक्ति जो होती है, क्षमता, वो खत्म हो जाती है और दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जिस समय ये सिम्टम आने शुरू हो जाइए तो समझ लीजिएगा कि जो बुध है वो खराब हो चुका है। बुध को ठीक करने का जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, रूटीन में यदि जो इंसान इन चीज़ों को फॉलो करता है, अपनी बहन, बुआ, बेटी इन सब की रिस्पेक्ट करता है, छोटी कन्याओं की सेवा करता है, उसका बुध ठीक रहता है। मगर फिर इसके बावजूद यदि किसी इंसान को ये दिक्कत आ रही हो तो इसकी बेस्ट रेमेडी कंजक पूजन है। कंजक पूजन करें। वैसे तो हमारे यहाँ ये नवरात्रों में पूजन होता ही है, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। गौतम जी, नवरात्रों से याद आया, नवरात्रों में भी 9 ग्रहों की पूजा खुद ब खुद हो जाती है। देखिए, नवरात्रों में खेतरी घिसते हैं जो, तो उसमें जो सबसे पहले मोली बांधते हैं वो सूर्य की है। जो उस लोटे में जल होता है वो चंद्र का होता है। जो जोत जलती है वो मंगल की होती है। जो मटका होता है जिसमें शुक्र का, बुध का होता है। जो उसमें अपना पूजा होती है जो उसकी, वो बृहस्पति की है। जो मिट्टी होती है वो शुक्र की होती है। फिर नवरात्रों के दौरान जिस समय रात का जागरण किया जाता है वो शनि का आता है और सुबह फिर उसके बाद काले चने और हलवे का प्रसाद बांटा जाता है, वो भी शनि का होता है। और जो बीजे जाते हैं वो राहु के होते हैं। और जो कंजक के पैर पूजे जाते हैं, जब कंजक बैठाते हैं तो सबसे पहले उसके पैर जो है धोते हैं, पूजते हैं, वो केतु के हैं। तो नवरात्रों में कंजक पूजन में 9 के 9 ग्रहों की पूजा अपने आप हो जाती है। बढ़िया। तो इस प्रकार से हमारे जो जितने संस्कार थे, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषियों ने जितने रीति रिवाज बनाए थे, खुद ब खुद उपाय हो जाते थे। तो अब हम जो स्पेशल बताते हैं तब भी वही टेक्निक्स है। पहले खुद ब खुद हो जाते थे, अब परेशानी आने पे लोग करते हैं। फिर उसके बाद बुध के बाद शुक्र है। शुक्र जो है हमारे ग्रस्त का कारक है, मेंटल लाइफ का कारक है। शुक्र हमारी स्किन का कारक है। शुक्र हमारी लग्जरी का कारक है। शुक्र दौलत का कारक है और शुक्र सुंदरता का कारक है। जिस इंसान का शुक्र खराब होगा उसके जो कपड़े होंगे किसी ना किसी, जिस इंसान का शुक्र जो खराब होगा तो उसके कपड़े जो होंगे किसी ना किसी बहाने से फट जाएंगे, कोई ना कोई दाग पड़ जाएगा। अमूमन आपने लोगों को कई बार कहते सुना होगा, अभी यार पहली बार ये वो कपड़ा पहना, एक आध बार ही पहना होगा और साथ ही वो फट जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे वो खराब हो जाते हैं कपड़े। तो ये शुक्र खराब की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी जो इसकी निशानी है, चेहरे पर धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन में दाग पड़ जाते हैं। लोग बाग दवाई लेते रहते हैं मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी शुक्र खराब की निशानी है। खासकर जब चेहरे की रुखसार पर, चेहरे पर जब धब्बे पड़ जाए भद्दे से, तो ये भी शुक्र खराब की निशानी है। ग्रस्त जीवन में खराबी आनी शुरू हो जाए, ये भी शुक्र खराब है। पत्नी की सेहत बिना किसी कारण के मंदी हो जाए, ये भी शुक्र खराब है। गौतम जी, शुक्र की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ एक बात आपसे बहुत जो ज़रूरी बात है वो शेयर करना चाहूँगा। अमूमन शुक्र के पास सूर्य और शुक्र आसपास ही रहते हैं और कई कुंडलियों को, मैक्सिमम कुंडली में जो सूर्य शुक्र है इकट्ठे देखने के मिलते हैं काफ़ी कुंडली में। जिन लोगों के सूर्य शुक्र इकट्ठे होते हैं उन लोगों के लिए खास हिदायत है कि यदि वो सूर्य और शुक्र को मिला देंगे तो उनका जो शुक्र होगा वो खत्म हो जाएगा। अब ये मिलाना कैसे हुआ? जिसका सूर्य शुक्र इकट्ठा है, यदि ऐसा पर्सन दिन के समय, सूर्य के समय भोग विलास में लिप्त हो जाए तो उसका जो शुक्र होगा पूर्णतः खत्म हो जाएगा
और जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा और वो व्यक्ति यदि इस प्रकार से अपनी दिन जीवन यापन करता होगा, अपना बहुविलास दिन के समय करेगा, उसका या उसकी पत्नी का, पार्टनर का, दोनों में से एक का जिस्म जो होगा जलना शुरू हो जाएगा, ताप निकलता रहेगा, स्किन पे धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे और जिस्मानी तौर पे वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करेगा विदाउट एनी रीजन। तो ये भी शुक्र खराब की निशानी है। तो शुक्र को दुरुस्त हालत में करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे पहले तो अपने कपड़ों का ख्याल रखें, बिल्कुल साफ सुथरे पहने, इस्त्री किए हुए हो और फटे कटे ना हो। स्पेशली अंडर गारमेंट्स तो बिल्कुल भी फटे हुए नहीं होने चाहिए, ये शुक्र खराब की सबसे बड़ी निशानी है। और गाय की सेवा करें, गाय की जितनी सेवा करें उतनी ही उसको बेनिफिट देगी। अब दूसरे तौर पे यदि हम देखें, कई बार जो शहरों में गौशाला इतनी पास नहीं होती, दूर होती है, वहाँ पे कई बार वीकली वो गौशाला चल जाए, वो वहाँ पर भी गाय की सेवा कर सकता है। यदि ऐसा संभव नहीं भी होता है तो भी यदि अपने घर में वो कच्ची जगह रख ले, कच्ची जगह मतलब पक्का फर्श नहीं, थोड़ा सा चाहे 1 बाय 1 की टाइल निकाल के थोड़ा सा कच्चा फर्श वहाँ पे जरूर होना चाहिए घर में। तो कच्चा फर्श होगा तो उस घर में शुक्र का वास जो है वो माना जाएगा। और शुक्र को और ज़्यादा नेक करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है, अपना करैक्टर उसका एकदम से हाई होना चाहिए। यदि उसका करैक्टर लूज होता है तो शुक्र खराब है, चाहे कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो। इसे कहेंगे कि हम इंसान अपने कर्मों के द्वारा उस ग्रह को नेगेटिव कर देता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं शनि की। शनि का जो अधिपत्य है मेन मकान पे है और लेबर क्लास से है। जैसे ज्योतिष में शनि को कर्म का कारक भी माना जाता है। जी, कर्म का कारक, किस्मत का कारक ऐसे है कि लाल किताब में जो कारक है, एक शनि स्पेसिफिक प्रोफेशन का कारक नहीं माना गया। इसमें सभी के सभी ग्रहों का इंसान की किस्मत से जोड़ा गया है, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो शनि है, चाहे बृहस्पति, राहु, केतु, हर एक ने अपना अपना रोल अदा करना है उसकी किस्मत को बनाने में। अब जो शनि है, शनि ने मेन जो कार्य करना है मकान बनाना है। मकान से संबंध है, हमारे शरीर के जो बाल हैं ये इनको शनि रूल करता है। जो लेबर क्लास है या हमारी कोई फैक्ट्री है और जो हमारे वर्कर्स हैं वो शनि के अंडर आते हैं। जो लोग वर्कर्स का, लेबर का पैसा बाहर लेते हैं, उनके साथ बेअदबी करते हैं, उनका शनि मंदा हो जाता है। शनि मंदे की सबसे बड़ी निशानी जो आती है, जो बवों के बाल हैं, ये आईब्रोज या जो ये आंखों की पलकें वगैरह, इनके बाल यदि झड़ने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए शनि मंदा हो चुका है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी निशानी, मकान बिकने की नौबत आ जाए, मकान अपने आप गिर जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये भी शनि मंदे की निशानी है। यदि किसी ने भैंस रखी हो, भैंस गुम हो जाए, ये भी शनि मंदे की निशानी है। तो जिस समय ये सिम्टम मालूम हो जाए उसी समय जो एक आम इंसान को जो बात फॉलो करनी चाहिए कि मालूम हो जाए कि शनि मंदा हो रहा है, सबसे पहले तो उसे अपनी यदि कुंडली है तो कुंडली दिखानी चाहिए कि शनि इस समय किस चाल में चल रहा है। क्योंकि जिस समय शनि मंदा होता है उस समय मकान बनाना और मशीन ने लगाना भी इंसान को सूट नहीं करता है। तो ये तो कुंडली देख के ही मालूम होगा। फिर भी शनि अच्छी हालत में रहे हमेशा, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्रयोग है, दातुन का प्रयोग करें। ब्रश की जगह पे दातुन का प्रयोग करें तो उससे जो शनि होगा उसका अच्छी हालत में रहेगा। वैसे तो दातुन के कई प्रकार आते हैं, कीकर की दातुन है, नीम की दातुन है, मिसवाक है, इस तरह अलग अलग चीज़ें हैं। तो और दूसरी बात, लेबर का कभी भी पैसा ना मारे। और सबसे मुख्य बात,
यदि ये मालूम हो जाए कि शनि मंदा हो गया तो कौवे को रोटी डालना शुरू कर। इससे जो शनि है वो अपना नेक फल देना शुरू कर देता है। फिर बात करते हैं राहु। झगड़ा फसाद राहु का है। कोई भी अचानक किसी के साथ झगड़ा हो जाना, अचानक कोई घटना हो जाना, अचानक कोई पुलिस केस पड़ जाना, पुलिस के साथ रफड़ा हो जाना कोई ना कोई, ये राहु मंदे की निशानी है। घर के सीवरेज में, टॉयलेट सीट में प्रॉब्लम आ गई तो समझ लीजिए राहु मंदा। तो ये राहु जो मंदा होता है ये चलती गाड़ी को अचानक रोक देता है। इस राहु को ठीक करने के लिए सबसे जो बेस्ट रेमेडी है, कभी भी आप किसी के साथ, आप रास्ते में गाड़ी में जा रहे हैं, मान लीजिए किसी के साथ कोई गाड़ी की टक्कर वगैरह हो जाती है, बहस करने लगते हैं लोग, और कई बार वो लड़ाई इतनी हाइपर हो जाती है कि नुकसान कर बैठते हैं, तो ये राहु मंदे की निशानी है। इंसान को सबसे पहले तो अपने होश में रहना चाहिए। राहु की बात करते हैं हम। जब भी राहु मंदा होगा तो उसकी निशानी आएगी अचानक से झगड़े पैदा हो जाना, किसी के साथ, चाहे पड़ोसी के साथ अचानक झगड़ा होना, ये राहु की निशानी है। पुलिस के साथ कोई झगड़ा हो जाना, बार बार पुलिस थाने कचहरी के चक्कर लगने, ये राहु मंदे की निशानी है। चलता हुआ काम अचानक रुक जाना, ये राहु मंदे की निशानी है। जब हमें मालूम हो जाए कि राहु मंदा हो चुका है तो फौरन जो एक, यदि कुंडली नहीं है तो जो उपाय बनता है, नारियल का दान करना चाहिए। नारियल का दान करें और सफाई कर्मचारी की सेवा करें, जो उसे दे सकते हैं मैक्सिमम डोनेट करने की कोशिश करें। और राहु को परमानेंट नेक करने के लिए लाल किताब में ऐसे बोला गया है, रहनुमाए गरीब मुसाफिर, यानी कि जो गरीबों का रहनुमाए है, जो इंसान दूसरों के दुख में शरीक होता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, उसका राहु नेक होता है। जो दूसरों के दुख को देख के खुश होता है, उसका राहु मंदा होता है। जब भी वर्ष कुंडली में राहु मंदी अवस्था में आता है तो समय रहते इसका उपाय पहले कर लेना चाहिए। जनरल उपाय एक जो है इसका राहु का, रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी रखें और सुबह पौधों में डाल दें, जहां उसका अपमान ना हो, किसी ऐसी जगह डाल दें, तो उस इंसान का जो राहु है वो नेक रहता है, व्यर्थ के झगड़े फसाद से उसका बचाव रहता है। फिर बात करते हैं हम केतु की। केतु जी महाराज का जो मेन संबंध है हमारे पुत्र संतान से है, हमारे जोड़ों से है, हमारे कान से है। ये सब केतु के अंतर्गत आते हैं। जितना भी हम सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं, चाहे वो शॉर्ट जर्नी हो, चाहे वो लॉन्ग जर्नी हो, देश में हो, विदेश में हो, ये केतु के अंतर्गत आती है। हमारी रीढ़ की हड्डी है वो केतु है। यदि किसी के पाँव बहुत दुखते हैं, पिटलियाँ बहुत दुखती हैं, रीढ़ की हड्डी में लगातार प्रॉब्लम रहती है, तो ये केतु मंदे की निशानी है। तो केतु और पुत्र संतान कहने में नहीं है, किडनी की ट्रबल है, शुगर भी है, ये भी केतु की ही निशानी है। पेशाब संबंधी जितने भी रोग होंगे ये सब केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु मंदे वाले की एक बात और आपको बताता हूँ गौतम जी, जिसका केतु मंदा होता है वो अपनी कमजोरी सबको बताता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, फलाना है। तो सबसे पहले जिसका केतु कमजोर हो, यदि मालूम हो जाए कि केतु मंदा है, तो उस इंसान को अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी, अपना दुखड़ा हर एक के आगे नहीं रोना चाहिए। ये केतु मंदे की निशानी है। तो सबसे पहली हिदायत। दूसरी, कानों में सोना डाल ले, शुद्ध सोना डालना है कानों में। और तीसरी, कुत्तों की जितनी मैक्सिमम हो सके सेवा करें। आप पाल सकता है खुद अपने घर में, ठीक, यदि नहीं जगह है तो कम से कम आवारा कुत्तों की ही सेवा करे। कुत्तों को ना मारे, ना मरवाए, नहीं तो उसका खमियाजा उसे बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। और अंत में सबसे जो जनरल रेमेडी है, जो कि सब लोग कर सकते हैं, हर रोज कोशिश कीजिए कि जब भी सुबह की रोटी बने तो सबसे पहले 3 चपातियां निकालें। पहली गाय को, दूसरी कौवे को, तीसरी कुत्ते को डालें। रूटीन में ये उपाय करें। तो ये उपाय जब जो व्यक्ति, जो इंसान भी ये उपाय करता है, गौ ग्रास निकालता है, उसको इस संसार के सब सुख मिलते हैं।
धन्यवाद। थैंक यू।